पार्ट में लिंगुअल टॉन्सिल्स अटैच होते हैं इससे, लिंगुअल टॉन्सिल्स अटैच्ड टू इट। अब स्ट्रक्चर तो कुछ इस तरह से दिखाई देती है टंग। पैपिला बियर्स टेस्ट बर्ड्स, ये इसका पोस्टीरियर पार्ट है जिसको हम फेरेंजियल पार्ट मानते हैं। और इससे आगे की तरफ इसका एंटीरियर पार्ट है, and that is considered as oral part कहा जाएगा इसे, ठीक है। तो दोनों को जो अलग करता है that is inverted V shaped sulcus terminalis। अब यहाँ पर पैपिलास प्रेजेंट होते हैं। पैपिला की एक खास बात है, taste buds are present in papilla but all papilla do not have taste buds। do not have taste buds, सभी पैपिला में टेस्ट बर्ड्स नहीं होते हैं। टेस्ट बर्ड्स इज बेसिकली सप्लाई ऑफ नर्व्स टू द गस्टेटरी सेल्स। अगर गस्टेटरी सेल्स को टेस्ट सेल्स को सप्लाई होगी नर्व की तो वो टेस्ट बर्ड बन जाएगा। सप्लाई ऑफ नर्व्स टू गस्टेटरी सेल्स, और वो सेल्स जो होती हैं वो गस्टेटरी सेल्स हो जाती हैं। चलिए, तो सबसे पहले द लार्जेस्ट वन सर्कमवेलेट पैपिला, लार्जेस्ट है, नोब लाइक स्ट्रक्चर होती है। 8 to 12 होते हैं नंबर में, 8 से 12 होंगे ये। द सेकेंड वन इज फॉलिएट। फॉलिएट ह्यूमन के अंदर एब्सेंट होते हैं, लीव लाइक स्ट्रक्चर होती है, कैटल्स में प्रेजेंट होते हैं, दे फाउंड इन कैटल्स। नेक्स्ट वन इज पिलीफॉर्म। मोस्ट अबंडेंट होते हैं, स्मॉलेस्ट होते हैं, कॉनिकल होंगे। तो कॉनिकल स्ट्रक्चर है, याद रखने का सीधा सीधा तरीका ये इस तरह से याद रख लो, पिलीफॉर्म कॉनिकल स्ट्रक्चर। बट टेस्ट बर्ड्स एब्सेंट होते हैं, तो इनके अबंडेंस होने का भी कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं है। अब क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो इस तरह से पूछा जाएगा, देखो, फंगीफॉर्म पैपिला सेकेंड मोस्ट अबंडेंट बट दे हैव द टेस्ट बर्ड्स। अब क्वेश्चन अगर आए कि मोस्ट अबंडेंट पैपिला अलोंग विथ टेस्ट बर्ड इज, तो आंसर फिलीफॉर्म नहीं आएगा, आंसर आएगा फंगीफॉर्म। क्लियर? तो यहाँ पर टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टेस्ट अबंडेंटली। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो बेटा पूछ लो, अदरवाइज वी विल मूव फर्दर। कोई डाउट है अगर किसी को तो पूछ लो बेटा यहाँ तक। हाँ जी बेटा, नो डाउट। पॉलिएट पेपर्स में टेस्ट बर्ड पॉलिएट पैपिला में टेस्ट बर्ड है, लेकिन वो तो ह्यूमन में होते ही नहीं ना, वो तो कैटल्स में। हाँ, कैटल्स में होते हैं ना। हाँ, कैटल्स में होते हैं बेटा, टेस्ट बर्ड्स होते हैं उसके अंदर।
क्लियर? आगे बढ़े। Yes, sir. चलिए, then after come to the next, taste sides. सोर जो होता है that is at sides, बिटर बेस पर होगा, सॉल्ट साइड्स और टिप दोनों पर होता है, और सिर्फ टिप पर स्वीटर टेस्ट प्रेजेंट होता है। अब आप ये कहें कि सर अगर हम स्वीटर को बेस पर रख दें तो स्वीटर टेस्ट तो तब भी आएगा। बेटा वो म्यूकस की वजह से आता है। असल में जो म्यूकस है वो टेस्ट को टंग के ऊपर स्प्रेड करने में हेल्प करता है, एंड दैट इज सीक्रेटेड बाय नुहन्स ग्लैंड। चिलीज के लिए कोई टेस्ट रिसेप्टर्स नहीं होता, पेन रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, एंड दैट गिव्स बर्निंग सेंसेशंस। डॉग की टंग पर स्वेट ग्लैंड भी प्रेजेंट होते हैं, इसलिए पेंटिंग के टाइम पर आप देखेंगे कि जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है एंड डॉग पेंटिंग करते हैं तो उस टाइम वहां पर वो स्वेट का सीक्रेशन अपनी टंग से भी करते हैं। नेक्स्ट वन, सप्लाई ऑफ क्रेनियल नर्व्स। तो फेशियल नर्व की सप्लाई यहाँ पर प्रेजेंट होती है और ग्लोसोफेरेंजियल की सप्लाई यहाँ पर प्रेजेंट होगी। दोनों ही टेस्ट रिसेप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। हाइपोग्लोसल मूवमेंट ऑफ टंग करवाती है और वेगस नर्व जो है वो फेरेंजियल पार्ट ऑफ टंग को इनर्वेट करती है, बट उसका टेस्ट में कोई रोल नहीं है। कोई डाउट बेटा यहाँ तक किसी को तो पूछ लो, अदरवाइज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज टीथ। Anyone have any doubt in this? You may ask. चलिए, तो नेक्स्ट वन इज टीथ। एक्टोमेसोडर्मल इन ऑरिजिन कहा जाता है इसे। तीन पार्ट हैं इसके, आउटर मोस्ट, मिडल और इनर पार्ट। आउटर मोस्ट में इनेमल होता है, मिडल में डेंटाइन और इनर मोस्ट में पल्प कैविटी होती है। इनेमल अमेलोब्लास्ट सेल से बना होगा विच इज एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन, जबकि मिडल पार्ट डेंटाइन जो है वो ओडोंटोब्लास्ट सेल से बना होता है विच इज मेसोडर्मल इन ऑरिजिन। एंड द थर्ड इज द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट जिसके अंदर ब्लड सप्लाई और नर्व्स की सप्लाई प्रेजेंट होती है, ये इसका वेस्कुलर पार्ट है। वेस्कुलर मतलब ब्लड एंड नर्व की सप्लाई यहाँ पर प्रेजेंट है। एनामल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस इन एनिमल वर्ल्ड। प्लांट वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस कौन सा है? Sporopollen. स्पोरोपोलिन, वेरी गुड। रविस्को, सॉरी वो गलती वो अबेंडेंट है। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन प्लांट वर्ल्ड एंड द बायोस्फीयर। प्रोटीन मैं पूछ रहा हूँ, सब्सटेंस, स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस। चलिए, तो 2/3 पार्ट ऑफ टीथ की फॉर्मेशन बेसिकली डेंटाइन ही करता है, और यहाँ पर कैनालिकुलाइज प्रेजेंट होती हैं जो कि ओडोंटोब्लास्ट सेल्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगी। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। टीथ को तीन अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया गया है, क्राउन, नेक एंड रूट। क्राउन इनेमल से बना होता है बेसिकली, या फिर हम ये कह सकते हैं कि क्राउन वो है जो कि एक्सपोज्ड पार्ट है टीथ का। दिस इज एक्सपोज्ड पार्ट। नेक सराउंडेड बाय गम्स। And root is just root inside the jaw socket, fitted in jaw socket
इज रूट। एनामल को अमेलोब्लास्ट सेल बनाएंगी, डेंटाइन को ओडोंटोब्लास्ट सेल्स बनाएंगी, और यहाँ पर कैनालिकुलाइज जो है वो ओडोंटोब्लास्ट सेल्स को सप्लाई करती हैं नरिशमेंट। देन आफ्टर द इनर मोस्ट पार्ट पैल्प कैविटी, जिसे रूट कैनाल भी कहा जाता है, इसके अंदर ब्लड वेसल्स और नर्व्स की सप्लाई भी प्रेजेंट होगी। ठीक है, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स की सप्लाई यहाँ पर प्रेजेंट होती है। और इनकी एंट्री जहां से होती है दैट इज एपिकल फोरामेन फॉर एंट्री ऑफ ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। ठीक है, इसके अलावा ये एल्वेलर बोन के साथ जुड़े होते हैं विद द हेल्प ऑफ पेरियोडोंटल लिगामेंट्स और शर्पीज फाइबर, जो कि इन्हें जॉ सॉकेट के अंदर फिक्स रखता है। एंड सीमेंट इज फिल्ड इन बिटवीन, एनिमल सीमेंट जो है वो यहाँ पर भरा होगा। किसी बच्चे को कोई डाउट है अगर इस स्ट्रक्चर में तो पूछ लीजिए बेटा, अदरवाइज वी विल मूव फर्दर। कोई डाउट किसी को? चिन्मय? नो सर। ओके, फलक क्लियर है बेटा? लक्ष्य, वसुधा, विदुषी, विश्वेंद्र क्लियर है बेटा? यस सर। चलिए, तो 2/3 और 69% पार्ट द टीथ इज डेंटाइन। कैल्शियम फॉस्फेट जो है वो एनामल में डिपॉजिट होता है, और यहाँ पर सिन और आर्थ्रोज और फाइब्रस जॉइंट्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, which is basically formed by periodontal ligaments with the jaw socket, ताकि टीथ जो है वो अपनी जगह फिक्स हो सके। ह्यूमन टीथ जो है दैट इज डायफाइडोंट, 2 सेट ऑफ टीथ यहाँ पर होते हैं, थिकोडोंट एंड हेटेरोडोंट होते हैं। एनसीईआरटी में इस चैप्टर के फर्स्ट पेज में ही एलिमेंट्री कैनाल वाले पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, कि जॉ सॉकेट के अंदर एम्बेडेड होता है ईच एंड एवरी टीथ दैट इज थिकोडोंट, मार्क कर लीजिए उसे। टू सेट ऑफ टीथ होता है मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स के अंदर इंक्लूडिंग ह्यूमन। ऑफ मैमल्स डायफाइडोंट। ठीक है, अब ये जो डायफाइडोंट हैं ये 2 तरह के होते हैं ह्यूमन के अंदर। डेसिडुअस ये फर्स्ट सेट होता है, और नॉन डेसिडुअस ये सेकंड सेट होता है। डेसिडुअस मतलब जो कि टूट जाते हैं, और सेकंड सेट जो होता है वो परमानेंट होता है ना, तो ये टेम्परेरी है।
और ये परमानेंट है। चलिए, नेक्स्ट वन इज हेटेरोडोंट। तो डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं फॉर फंक्शन। बाइटिंग एंड च्यूइंग में काम करता है, हेल्प करता है। कैनाइन टीयरिंग में हेल्प करता है। प्रीमोलर एंड मोलर ग्राइंडिंग एंड च्यूइंग में हेल्प करेंगे। प्रीमोलर जो होते हैं वो मिल्क टीथ और टेम्परी टीथ में एब्सेंट होते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात। नाउ टीथ फॉर्मूला। मिल्क टीथ जो कि फर्स्ट सेट है 2102 into 2, तो प्रीमोलर जो है वो एब्सेंट है यहाँ पर, एंड द टोटल नंबर ऑफ टीथ इज 20। परमानेंट टीथ पर दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं। 17 ईयर की एज में विजडम टीथ नहीं आता, विच इज द थर्ड मोलर, ठीक है। तो 2122 by 2122 into 2, 28 टीथ। और मैच्योरिटी पर 2123 by 2123 into 2, which is 32 टीथ। थर्ड मोलर और विजडम टीथ जो होता है वो यहाँ पर अपीयर हो जाता है मैच्योरिटी पर। रूट फार्मूला। तो रूट फार्मूला अपर जॉ एंड लोअर जॉ के लिए जो यहाँ पर चेंज है बेसिकली वो फर्स्ट एंड सेकंड प्रीमोलर में अपर एंड लोअर जॉ के अंदर प्रेजेंट है। इंसिजर कैनाइन में अपर एंड लोअर जॉ दोनों में सिंगल रूट होती है, एक ही रूट प्रेजेंट होगी। फर्स्ट प्रीमोलर ऑफ अपर जॉ हैव टू रूट्स, बट द लोअर फर्स्ट प्रीमोल सॉरी लेकिन लोअर जॉ के फर्स्ट प्रीमोलर में एक ही रूट प्रेजेंट होती है, जबकि सेकेंड प्रीमोलर जो है उसमें अपर एंड लोअर जॉ दोनों में ही एक एक रूट प्रेजेंट होगी। अपर जॉ के मोलर में 3 रूट्स और लोअर जॉ के मोलर में 2 रूट्स प्रेजेंट होती है। बेसिक सा फॉर्मूला है बेटा, इसे याद रखने का। इंसिजर कैनाइन को छोड़ दो, 213/112 ये याद रखो। 213/112, ठीक है। ये हो गया मोलर, ये प्रीमोलर सेकेंड, ये फर्स्ट प्रीमोलर। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं, इतना लंबा अगर याद ना रहे तो। मोनोफाइडोन टीथ फॉर्मूला बेसिकली, तो 0021 by 0021 into 2, 12 टीथ जो है वो हमारी लाइफ टाइम में एक ही बार आते हैं, अपीयर्स वंस इन लाइफ। मोनोफाइडोन टीथ बोला जाता है इनको। प्रीमोलर 2 और मोलर 1। एक मोलर जो है वो यहाँ पर कौन सा है, दैट इज थर्ड मोलर और विजडम टीथ, ये एक ही बार आता है। नेक्स्ट वन इज क्लासिफिकेशन ऑफ टीथ। किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं हम। तो पहले यहां तक अगर किसी को डाउट है तो बेटा पूछ लो, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। एनीवन हैव एनी डाउट इन दिस, यू मे आस्क। सर ऐसे हो सकता है किसी को विजडम टीथ पूरी लाइफ टाइम आए ना। हाँ, क्या क्वेश्चन था बेटा। किसी इंसान को विजडम टीथ पूरी लाइफ टाइम में नहीं आए। पूरी लाइफ टाइम में विजडम टीथ भी ना आए, नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता है। हाँ लेकिन डिले देखा गया है इसमें। कुछ लोगों को 25 की एज तक आ जाते हैं, मैक्सिमम 35 की एज तक आ जाते हैं। क्लियर।
और कोई डाउट किसी को? Anyone else have any doubt in this? जल्दी से बताओ, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। चलिए, टीथ फॉर्मूला के बाद में नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ टीथ, हम किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो द वेरी फर्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू द पोजीशन, एक्रोडोंट, प्लूरोडोंट और थिकोडोंट, तीन अलग अलग टाइप हैं। एक्रोडोंट जो होता है वो फ्री सरफेस पर अटैच होते हैं, ना कि जॉ सॉकेट में रहते हैं। फिशेस, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में ऐसे टीथ होते हैं। प्लूरोडोंट लेटरल साइड में, लेटरल रिजिस के अंदर रहेंगे, लेकिन जॉ सॉकेट में नहीं रहते हैं। ये फैंग्स ऑफ स्नेक इसमें एग्जांपल है। थिकोडोंट, दे आर एम्बेडेड इन जॉ सॉकेट, जो हमने भी ऊपर पढ़ा। ये देखो, एरियोलर बोन के अंदर और जॉ बोन के अंदर बेसिकली ये एम्बेडेड है, अंदर की तरफ आ गया, सॉकेट में आ गया बेसिकली, ठीक है। तो दैट इज थिकोडोंट। मैमल्स एंड क्रोकोडाइल्स में ऐसा होता है। सेट ऑफ टीथ के बेसिस के ऊपर, मोनोफाइडोंट, डाइफाइडोंट। तो मोनोफाइडोंट फर्स्ट सेट ऑफ टीथ है, या वन सेट ऑफ टीथ होता है बेसिकली थ्रू आउट द लाइफ स्पैन। प्रीमोलर एंड थर्ड मोलर इज मोनोफाइडोंट। डाइफाइडोंट टू सेट ऑफ टीथ होते हैं बेसिकली, इंसीजर, कैनाइन एंड टू मोलर्स इसमें एग्जांपल है। पॉलीफाइडोंट पूरी जिंदगी आते रहते हैं, शेड होते रहते हैं, आते रहते हैं। मैनी सेट्स ऑफ टीथ यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। फिशेस, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स इसके एग्जांपल है। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, होमोडोंट, जब सभी की स्ट्रक्चर सेम हो। फिशेस एंड एम्फीबियंस के अंदर सभी टीथ की स्ट्रक्चर जो होती है वो अप्रोक्सीमेटली सेम होती है। शार्क्स के जो टीथ होते हैं मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स हैं। हेटेरोडोंट टीथ, अलग अलग स्ट्रक्चर्स होना, ठीक है। रेप्टाइल्स और मैमल्स के अंदर ऐसा होता है कि टीथ की स्ट्रक्चर जो है वो उनके फंक्शंस के हिसाब से अलग अलग होती है। कुछ बाइटिंग में हेल्प करते हैं, कुछ च्यूइंग में हेल्प करते हैं, कुछ ग्राइंडिंग में हेल्प करते हैं और कुछ टीयरिंग में हेल्प करते हैं। अरेंजमेंट ऑफ इनेमल एंड डेंटाइन के बेसिस के ऊपर, द वेरी फर्स्ट वन इज ब्यूनोडोंट, स्मॉल राउंडेड कस्प, यानी कि इनेमल जो है, इनेमल एक छोटे से राउंडेड कस्प की फॉर्म में प्रेजेंट होगा, जैसे कि ह्यूमन में होता है। लोफोडोंट, इनेमल और डेंटाइन्स की इंट्रिकेट फोल्डिंग्स होती हैं। कैसे? टीथ के अंदर इस तरह से फोल्डिंग्स होंगी, ये इनेमल है। एक मिनट, थोड़ा गैप देंगे। अगर ये इनेमल है और इसके बीच में डेंटाइन प्रेजेंट होगा ऐसे, तो ये पूरे टीथ में इसी तरह से चलता है, इनेमल और डेंटाइन, इंट्रिकेट फोल्डिंग्स हैं इनकी। एलिफेंट्स के टीथ जो होते हैं वो इस तरह से होते हैं। सेलिनोडोंट, क्रीसेंट शेप्ड, मून शेप्ड, हार्ड इनेमल होता है इसका। शीप एंड कैटल्स के अंदर ऐसा होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर इनेमल जो है वो खुद को कुछ इस तरह से मॉडिफाई कर लेता है। ये स्ट्रक्चर होगी और इसके नीचे
डेंटाइन प्रेजेंट होता है। सेकोडोंट पॉइंटेड कस्प, एनामल जो होता है वो पॉइंटेड हो जाता है। कार्निवोर्स के टीथ जो होते हैं वो कुछ ऐसे ही होते हैं। ये डेंटाइन and that is enamel. Teeth formula in red 1003 by 1003 into 2 that is 16. Rabbits के अंदर 2033 by 1023 into 2 28 teeth. Horse and pigs के अंदर 3143 by 3142 भी हो सकता है और 3143 भी हो सकता है. So the total teeth can be 42 or 44 both. Birds, spiny anteaters, killy anteater और whale के अंदर teeth absent होते हैं. Enamel absent होता है in the teeth of sloth and armadillo और modified incisors यानी कि incisors जो है वो modified होकर elephant tusk बना देते हैं, जबकि walrus के अंदर canines modify होते हैं और tusk की formation करते हैं. So this is all about teeth. अगर कोई डाउट इसमें है किसी को तो पूछ लीजिए बेटा, अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे pharynx and stomach, esophagus भी. कोई डाउट बेटा इसमें किसी को? Anyone have any doubt in this? You may ask. कोई डाउट नहीं किसी को? तनु, कौशिक, वसुधा, शांत? नो सर. चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फेरिंग्स की. फेरिंग्स कॉमन पैसेज है ये फूड, वाटर और एयर के लिए, और बकोफेरेंजियल कैविटी का पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट है ये. बकल और फेरिंग्स के बीच की कैविटी जो है उसका सबसे आखिरी हिस्सा है बेसिकली. गलेट एंड ग्लोटिस यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं. गलेट इज द ओपनिंग ऑफ, किसकी ओपनिंग है गलेट? जल्दी से बताइए. Esophagus. Esophagus and gluteus is the opening of Windpipe. windpipe. Very good. Larynx के आगे प्रेजेंट होती है. तो फेरिंग्स के तीन हिस्से हैं, ओरोफेरिंग्स, नेसोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स. ओरोफेरिंग्स बक्कल कैविटी के सामने होगा, नेसोफेरिंग्स इंटरनल लेयर के सामने होगा. और लैरिंगोफेरिंग्स जो है वो लैरिंग्स के सामने होता है. एंड लैरिंग्स इज बेसिकली सराउंडेड बाय वॉल्डियस रिंग. वॉल्डियस रिंग जो है वो सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यू से बनी होती है जिसको टॉन्सिल कहते हैं. ठीक है, जहां पर लिम्फोसाइट स्टोर एंड एक्ट करती हैं. ठीक है,
सेकेंडरी लिम्फाइड टिश्यू जो होता है, यहाँ पर लिम्फोसाइट, स्टोर्स एंड एक्ट करती है। टॉन्सिल्स जो है वो हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है बाय प्रिवेंटिंग द एंट्री ऑफ फॉरेन बॉडीज। फॉरेन बॉडीज को एंटर नहीं करने देगा। अब अगर हम इसकी स्ट्रक्चर को देखें तो फेरेंजियल टॉन्सिल्स, नेसोफेरिंग्स और एडिनोइड्स भी कहा जाता है इनको, यहाँ पर मीडियन में प्रेजेंट होते हैं। ये आप कह सकते हैं कि ये पोस्टर मोस्ट पार्ट में है, ये पोस्टीरियर साइड है इसकी रिंग की, एंड दिस इज द एंटीरियर साइड। इसको एंटीरियर इसलिए कहा गया क्योंकि लिंगुअल टॉन्सिल्स जो है वो इस तरफ प्रेजेंट होते हैं। लिंगुअल टॉन्सिल्स आर प्रेजेंट ऑन द फेरेंजियल पार्ट ऑफ टंग, तो ये एंटीरियर साइड में हो गया। ठीक है, बीच में पैलेटाइन टॉन्सिल्स होते हैं जो कि पैलेट के बिल्कुल सामने होंगे, और उसके बाद यहाँ पर यूस्टाचियन ट्यूब के ऊपर ट्यूबल टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं। याद रखने के ट्रिक, फालतू पलट ले तो सबसे पहले फेरेंजियल, फिर ट्यूबल, पैलेटाइन और सबसे आगे एंटीरियर मोस्ट पर लिंगुअल टॉन्सिल्स प्रेजेंट होंगे। तो ये था बेटा फेरिंग्स के बारे में। कोई डाउट अगर इसमें किसी को है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज वी विल मूव फर्दर एंड टॉक अबाउट ईसोफेगस। क्लियर? Yes, sir. Yes. Glotis covered by cartilaginous flap, एपिग्लोटिस, और इसका फंक्शन होता है प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड इन विंड ड्यूरिंग swallowing। swallowing के टाइम पर फूड की एंट्री को रोकता है। चलिए, then after come to the next। ईसोफेगस। ईसोफेगस की लेंथ 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है, नैरो, मस्कुलर एंड थिन होता है ये, एंड दैट इज अ पैसेज फ्रॉम थोरेसिक कैविटी थ्रू द डायफ्राम। डायफ्राम के थ्रू होता हुआ ये पोस्टीरियरली एक्सटेंड करता है और आगे जाकर ड्रेन कर जाता है स्टमक के अंदर एंड लीड्स टू स्टमक। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स यहाँ पर एब्सेंट होंगे, कोई डाइजेशन एब्जॉर्प्शन खुद से नहीं होता है। ठीक है, खुद से डाइजेशन एब्जॉर्प्शन नहीं करता। हालांकि सलाइवरी अमाइलेज जो है उसकी वजह से ईसोफेगस में डाइजेशन हो सकता है, लेकिन ईसोफेगस के खुद के सीक्रेशन की वजह से ऐसा कुछ नहीं होता। ये
फ्लूइड और फूड के लिए डायलेट करता है बाय द प्रोसेस ऑफ पेरिस्टालसिस। एंटीरियर 1/3 पार्ट इसका स्केलेटल मसल से बना होता है विच इज वॉलेंट्री, और पोस्टीरियर 2/3 पार्ट जो है वो स्मूथ मसल से बना होता है विच इज इनवॉलेंट्री। यहाँ पर सीरीज ऑफ वेव ऑफ कॉन्ट्रेक्शंस होते हैं जो कि फूड को एक एंड से दूसरे एंड तक पास करते हैं और या फिर पुश करते हैं फूड को। इस प्रोसेस को पेरिस्टालसिस कहा जाता है। तो ये था इसोफेगस के बारे में। देन आफ्टर नेक्स्ट वन इज स्टमक। स्टमक जो है वो जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर है जो कि अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी में होता है, थिक एंड मस्कुलर। इसके 4 मेजर पार्ट हैं। फंडस जहां पर मैक्सिमम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, कार्डियक जहां जो कि हार्ट के नजदीक प्रेजेंट होता है, बॉडी मेन सेंट्रल पार्ट है, एंड पायलोरिक जो है वो ड्यूडेनम के अंदर ओपन करता है। यहां तक किसी कोई डाउट है तो बेटा पूछ लो, फिर हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक को। ईसोफेगस, फेरिंग्स या स्टमक के इनिशियल पार्ट में कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकता है। कोई डाउट नहीं है किसी को? No, sir. चलिए, देन आफ्टर कम टू द नेक्स्ट। स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक जे शेप्ड है। फंडस से लेकर और पायलोरिक तक लार्ज कर्वेचर होता है, ग्रेटर कर्वेचर होता है, जबकि कार्डियक से लेकर और पायलोरिक तक इसका लेसर कर्वेचर होगा। जे शेप जैसा दिखाई देता है ये। और डिस्टल पार्ट ऑफ ईसोफेगस यहां पर कार्डियक पार्ट में आकर ओपन करता है, उसे रिसीव करता है। यहां पर इन दोनों के बीच में गैस्ट्रो ईसोफेजियल या कार्डियक स्फिंक्टर प्रेजेंट होगा जो कि ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस करवाता है स्टमक में, और ये रीगर्गिटेशन ऑफ फूड को रोकता है, फूड को वापस से ईसोफेगस में जाने से रोकता है। ठीक है। सेकेंड पार्ट कार्डियक जो कि फूड रिसीव करता है, इसके बाद सेकेंड पार्ट इससे जस्ट ऊपर फंडस है। फंडस जो है वो हमेशा खाली रहेगा। ठीक है। और इसमें मैक्सिमम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करते हैं। ठीक है, जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे। और कार्डियक के नीचे की तरफ जस्ट सामने बॉडी प्रेजेंट होता है, डोम शेप्ड। बेसिकली यहाँ पर फूड गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स करता है। एंड बॉडी से नेक्स्ट पार्ट है पायलोरिक, और पायलोरिक में मैक्सिमम डाइजेशन होता है। कभी कभी बच्चे ये पूछते हैं कि सर फंडस में तो सबसे ज्यादा गैस्ट्रिक ग्लैंड है तो वहां पर डाइजेशन होना चाहिए। बेसिकली बोलस जब यहाँ पर एंटर करता है तो ये इस पार्ट में फिल होता है, लेकिन गैस्ट्रिक जूस यहाँ से नीचे की तरफ सीक्रेट होता है। तो इस पार्ट में बेसिकली इट इज मिक्स्ड विद गैस्ट्रिक जूस, और ये गैस्ट्रिक जूस वाले एंजाइम्स जो हैं इसे मिक्स करने के बाद यहाँ पर एक्यूमुलेट कर देते हैं। तो यहाँ पर जो चीज एक्यूमुलेट होती है असल में दैट इज काइम। काइम इज फूड मिक्स्ड विद गैस्ट्रिक जूस मिक्स्ड।
गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स्ड फूड है ये, जो यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो बेसिकली यहाँ पर मैक्सिमम डाइजेशन होगा, ठीक है। यहाँ पर आगे पायलोरिक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट पावरफुल स्फिंक्टर, जो कि फूड को आगे डुडेनम में जाने से रोकता है। एंड देन आफ्टर इट एंटर्स टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज डुओडेनम, जिसको यहाँ मार्क नहीं किया गया है। तो किसी को भी स्ट्रक्चर में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, किसी भी पॉइंट में अगर डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ते हैं बेटा। सर रोगे का रोल बताना। रुगे जो है वो रफ सरफेसेस को कहा जाता है बेटा, ठीक है। ओके सर, सर इसका रोल क्या होता है? इसका रोल, अब रफ सरफेस क्या करेगा? बैरियर कॉज करेगा ना। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है सर। रुगाई जो है बेसिकली, या रुगे जो है, दैट इज बेसिकली अ सीरीज ऑफ रिजेस या फोल्डिंग्स ऑफ वॉल और रिजेस यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। क्लियर? यस सर। अब रिजेस हैं तो वो क्या करेंगी? सर फूड को थोड़ा अच्छे से चर्न करेंगी। हाँ, तो बेसिकली ये सरफेस को एक्सपेंड करती हैं, और इंक्रीज करती हैं सरफेस एरिया को। क्लियर? ओके सर, यस सर। बस अब जब वो एक्सपेंड करेगा तो फूड की गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्सिंग क्या होगी? अच्छे से होगी। ज्यादा अच्छा। हाँ सर। बस यही रोल है इसका। और कोई डाउट बेटा किसी को? नेक्स्ट वन इज अचेल्सिया कार्डिया, अनकोऑर्डिनेशन ऑफ न्यूरोमस्कुलर फंक्शनिंग ऑफ कार्डिक स्फिंक्टर। ठीक है, अगर वो कोऑर्डिनेट ना करे तो कोऑर्डिनेट ना करने से क्या होगा? वो ओपन नहीं होगा। अब मान लो कि ईसोफेगस ऊपर से आ रहा है ऐसे, जल्दी आओ। ठीक है, चार्जर बंद कर दियो। और आगे आकर चार्जर जरूर दे दूं, उसमें से निकाल दे। चल भाई सर, हम भी थक गए तो उधर तो पानी दे दे थोड़ा सा। कहाँ जा रहा? अब यहाँ से
अगर ये क्लोज हो गया तो फूड जो है वो इस पार्ट में एक्यूमुलेट होता जाएगा, इकट्ठा होता चला जाएगा और इकट्ठा होगा और इकट्ठा होगा। जब फूड यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट होगा तो ये डायलेट कर जाएंगे। बीच तक लेंगे सर। ठीक है, तो इसका प्रॉक्सिमल एंड जो है, दिस इज प्रॉक्सिमल एंड, ये डायलेट कर जाता है फूड के एक्यूमुलेशन से। सिंपल है बेटा, अगर आप किसी भी बैग के अंदर कोई भी सामान भरते हैं तो जब नीचे सामान इकट्ठा हो जाता है तो ऊपर से उसके जो प्रॉक्सिमल एंड है, बेसिकली उसका जो माउथ है, उसकी ओपनिंग जो है वो नेचुरली ओपन हो जाती है, हाँ कि ना? यस सर। कोई भी पॉली बैग में, आप किसी भी पॉली बैग में सामान जब डालते हैं तो शुरुआत में उसकी 2 लेयर्स आपस में चिपकी होती हैं। अब उसको ओपन करो, उसमें एक सामान रख दो, उसके बाद में उसे छोड़ दो, तो उसका प्रॉक्सिमल एंड जो होगा, जहां से आपने उसको उसके अंदर सामान रखा, बेसिकली वो ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होता है। अगर कौन ये गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर जो है वो यहाँ पर ऊपर खड़ी हो तो ओपन नहीं, ठीक है, दिस वन फेल्स टू ओपन, तो इसकी वजह से ऐसा होगा। देन आफ्टर नेक्स्ट वन इज रुमिनेंट स्टमक। कंपाउंड स्टमक है जो कि रुमिनेंट्स में मिलता है। रुमिनेंट बोले तो गाय का स्टोन। कैटल्स के अंदर, बेसिकली काउस बफलोज में इसके 4 हिस्से हैं, रेटिकुलम, ओमेसम, एबोमेसम एंड रुमेन। फूड जो है वो सबसे पहले रुमेन में एंटर करता है, विच इज द लार्जेस्ट पार्ट, और इसे फर्मेंटेशन चैम्बर भी कहा जाता है। रुमेनोकोकस बैक्टीरिया यहाँ पर सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है, और ये सेमी डाइजेस्टेड फूड फिर से कर्डलिंग के लिए माउथ में चला जाता है। क्या होती है कर्डलिंग, कोई बताएगा? व्हाट इज कर्डलिंग? यदि बाहर गेट लगा और एक बंदर घुसा था। हाँ रीचुइंग, जल्दी जो जा। गाय भैंस जुगाली करते हैं, बेसिकली उस प्रोसेस को हम कर्डलिंग बोलते हैं। तो ये कर्डलिंग करता है और फिर से उसे स्टमक के अंदर भेज देता है। फिर से ये रेटिकुलम में एंटर करेगा, मतलब रुमेन में ना जाकर अब रेटिकुलम में जाएगा। रेटिकुलम में वही फिर से सेम बैक्टीरिया रुमेनोकोकस प्रेजेंट होता है, जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट कर देता है। यहां से ये ओमेसम में एंटर करेगा, और ओमेसम जो है वो कैमल एंड डियर में एब्सेंट होता है, लेकिन इसका एक काम है कि ये कंसंट्रेट करता है फूड को बाय एब्सॉर्बिंग वाटर एंड बाइकार्बोनेट्स। वाटर और बाइकार्बोनेट्स को एब्सॉर्ब करके ये फूड को कंसंट्रेटेड कर देता है थोड़ा सा। जब फूड कंसंट्रेटेड हो जाएगा तो दैट इज ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट पार्ट, विच इज एबोमेसम। एबोमेसम को ट्रू स्टमक कहा जाता है। रीजन, क्योंकि ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सिक्रेशन करता है, और डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सिक्रेशन करता है, इसका मतलब क्या है? ये बेसिकली फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। रैबिट्स जो होते हैं उनको सूडो रुमिनेंट्स कहा जाता है, बिकॉज दे आर कोप्रोफेगस, फीकल मैटर को दोबारा से ईट अप कर लेते हैं सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए। तो ये था स्टमक के बारे में, और रुमिनेंट स्टमक के बारे में अगर किसी को कोई डाउट है तो बेटा पूछ लीजिए। अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इंटेस्टाइन की, स्मॉल एंड द लार्ज पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन। अरे रैबिट स्यूडो रूमिनेंट कैसे है, एक और बताना सकते? रैबिट का जो स्टमक है वो रुमिनेंट नहीं होता, लेकिन वो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए फीकल मैटर को दोबारा से खा लेता है, एक्सक्रीटा को, फिर से वापस से वो उसे स्टमक में ले जाता है। जबकि नॉर्मली स्टमक खुद यही काम करता है कर्डलिंग करने के लिए। आपने देखा है
रैबिट कभी कर्डलिंग करते हुए, जुगाली करते हुए देखा रैबिट को? नो सर। इसका मतलब उसका स्टमक रुमिनेंट नहीं है, वापस से माउथ की तरफ नहीं भेज सकता, और वो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए क्या करेगा, फीकल मैटर को दोबारा से खा लेता है। क्लियर है ऋतिक चौहान? यस सर। चलिए आगे बढ़े। यस सर। यस सर। चलिए नेक्स्ट वन इज इंटेस्टाइन। मोस्ट ऑफ डाइजेशन एब्जॉर्प्शन जो होता है वो इंटेस्टाइन में होता है। इसके दो पार्ट है, स्मॉल एंड लार्ज। स्मॉल इंटेस्टाइन 6.25 मीटर लॉन्ग होती है और लॉन्गेस्ट नैरोवेस्ट एंड ट्यूबुलर पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का। ठीक है, एक्सटेंड करती है पायलोरस से लेकर इलियोसिकल वेल्व तक। इलियोसिकल वेल्व इलियम और सीकम के बीच में प्रेजेंट होता है। बच्चे जो इसमें गलती करते हैं वो ये करते हैं कि इसकी स्पेलिंग कभी कभी ये आ जाती है और सोचते हैं कि ये सही है। ये सही नहीं है, बिकॉज ILIO is basically stands for ileum, ILIUM, which is bone of pelvic girdle है ये। तो ये इनकरेक्ट स्पेल है। सही जो है that is इलियोसिकल वेल्व। इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ड्यूडेनम, जिजनम और थर्ड वन इज इलियम। ड्यूडेनम जो है वो सी शेप्ड है, जिजनम लॉन्ग एंड कॉइल्ड है और इलियम जो है वो लॉन्गेस्ट एंड हाईली कॉइल्ड है। ये पॉइंट जो है वो एनसीईआरटी में लिखा गया है। एनसीईआरटी में अंडरलाइन कर दीजिए बेटा, चैप्टर का 3rd पेज है, 3rd पेज पर दिया गया होगा। शुरुआत में ही बेटा, पैराग्राफ में जो पहला पैराग्राफ है उसकी 6ठी 7वीं लाइन होगी शायद। मिला? चलिए, अब ड्यूडेनम 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और यहाँ पर मैक्सिमम डाइजेशन होगा, क्योंकि मैक्सिमम डाइजेस्टिव फूड जो जूस है वो यहाँ पर रिलीज होता है। जिजनम